हेलो दोस्तों। तो ये हमारा सोल्यूशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और आज हम बेसिकली इसमें देखेंगे हमारा वांट ऑफ फैक्टर चल रहा था और इसमें हम देखेंगे हेनरी लॉस कांस्टेंट। छोटा सा लेक्चर बचा है, आज कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। बस मैंने कल डिसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर बता दिया था। आज मैं क्या एसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। सपोज दैट एसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन में कैसे निकालते हैं। तो सपोज दैट एन मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया। सपोज दैट ये कितने हैं, इसको 1 मान लो, तो इधर 0, इधर मान लो 1 माइनस अल्फा। अल्फा मोल क्या हुए, डिसोसिएट हो गए, तो इधर से क्या बनेंगे, अल्फा अपॉन एन मतलब बनेंगे। तो वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे, डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो अपॉन इनिशियल मोल कितने हैं, 1 कंसिडर करके चलो, तो आई बराबर 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 अल्फा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है, अल्फा को कॉमन लिया है, -1। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकलेगा एसोसिएशन के केस में। ठीक है, देखो एक किसी को लिखने में थोड़ी दिक्कत आई होगी, अरे 1 मोल इसको क्या कर रहे हैं, कंसीडर 1। अगर अल्फा मोल इधर से टूट रहा है तो इधर से अल्फा माइनस एन बन रहा है, क्योंकि इधर एन था, तो इधर 1 के लिए अल्फा माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोगों को इधर दिक्कत आती है, लेकिन एक बार लिखना सीख जाओगे तो फिर चमकने लगेंगी चीज़ें। अब जैसे एग्जाम्पल करूँ, एक एग्जाम्पल 3A गिव्स A3 मॉलिक्यूल। ठीक है, इनिशियली माला मैंने एक मॉलिक्यूल था, इधर 0 था, 1 माइनस अल्फा, तो इधर कितना बनेगा, अल्फा बाई 3। ऐसे ही तो लिखा था, 1 में से अगर अल्फा मोल टूटे तो ये क्या है, 3A। तो आई कैसे लिखेंगे, टोटल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3 अपॉन इनिशियल मोल। तो अल्फा बाई 3 आई कितना निकल के आएगा, अल्फा बाई 3 माइनस अल्फा 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3। यही हमारा आंसर आएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका एसोसिएशन का एग्जाम्पल, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनाता है बेंजीन में। क्या सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, बेंजीन। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डाइमर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डाइमर इन बेंजीन। जैसे सपोज दैट ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। अब इसको ये क्या करेगा, डाइमराइज होगा, CH3COOH का होल ट्वाइस, ये डाइमराइज होगा। अगर इनिशियली 1 था तो 0, 1 माइनस अल्फा तो अल्फा बाई 2 इधर से बनेगा, तो वांट ऑफ फैक्टर आई निकालेंगे, 1 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन इनिशियल मोल कितना है, 1, तो इधर से आई कितना निकल आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस हाफ, हाँ 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक एसोसिएशन तुमने अच्छे से समझ लिया है, कैसे उसको लिखते हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन समझ लिया है, तो चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कुछ ज़्यादा बचा नहीं है अब लेक्चर्स में, मतलब कुछ भी ज़्यादा नहीं बचा, अप्रॉक्स दी एंड ही चल रहा है, लेकिन अच्छे से समाप्त करेंगे। क्वेश्चन क्या है, लेक्चर चल रहा है या नहीं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ
the value of wants of factor, value of wants of factor I for aqueous solution of K4FeCN का whole 6 if the degree of ionization of salt is alpha. ए ऑप्शन I बराबर 1 + 4 अल्फा, बी ऑप्शन I बराबर 1 + 5 अल्फा, सी ऑप्शन I = 1 + 6 अल्फा, डी ऑप्शन I = 1 + 8 अल्फा। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें क्या पूछा है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछा है, ऑफ साल्ट दिया है, ये तो वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई पूछा है। तो सबसे पहले K4FeCN6 को तोड़कर लिखो 4K प्लस FeCN6 का होल नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव। ठीक है, 4K प्लस है, ये एक नेगेटिव है। ठीक है, -4 होगा ना नेगेटिव का, -4। ठीक है, अब देखो इससे कितने बन रहे हैं, अगर ये 1 मोल था तो इनिशियली 0 था। ठीक है, अगर इससे 1 - अल्फा टूटेगा तो इधर कितने बनेंगे, 4 अल्फा, तो इधर कितना बनेगा, अल्फा। और आई हम कैसे लिखते हैं, ये डिसोसिएशन वाला केस है, तो डिसोसिएटेड मोल कितने हैं, 1 - अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन इनिशियली मोल कितने हैं, 1। बिफोर मतलब एसोसिएशन होने से पहले मोल 1 था, है, तो आई बराबर कितना निकल आया, इससे कट गया, 1 + 4 अल्फा निकल के आया, 1 + 4 अल्फा, ए ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वांट ऑफ फैक्टर पूछा है इसमें। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। The value want of factor for K3FeCN का whole 6 if it is 75% dissociated, A option 3.5, B option 4.0, C option 3.25, D option 3.75। तो क्या पूछा है, वांट ऑफ फैक्टर पूछा है। वांट ऑफ फैक्टर अल्फा दे दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन K3FeCN6 तो 3K प्लस FeCN का होल 6 माइनस का 3, तो इनिशियली 1 था, 0 इधर से क्या होगा, 1 - अल्फा, और इधर से 3 अल्फा बनेगा, इधर अल्फा। तो आई निकालना है वांट ऑफ फैक्टर डिसोसिएटेड मोल, मतलब डिग्री डिसोसिएटेड मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और बिफोर डिग्री ऑफ मतलब डिसोसिएट एसोसिएट होने से पहले मोल, और डिसोसिएट होने के बाद वाले मोल, 1 - अल्फा 3 अल्फा प्लस अल्फा, ये तो सबको पता है, अल्फा से अल्फा कट गया, आई बराबर 1 + 3 अल्फा निकल आया।
1+3 अल्फा निकल आया और अल्फा की वैल्यू 75% दी है, 75%, मतलब 75/100, मतलब 3/4 दी है, 3/4, ये वैल्यू 3/4 है गिवन। तो 1+3 और 3/4 मतलब 1+9/4, मतलब 4, 9, 4 13, 4 3 12, 4 3 12 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3.25, 3.25 हमारा आंसर है। सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अरे किसी को समझने में कोई दिक्कत कहाँ आ सकती है यार? इधर तो सिंपली पहले अल्फा इतना तो निकालना सबको आता है, बस अल्फा की वैल्यू तो ही निकाल के दे दी है उसने। अल्फा बोल दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 75%, बस इतना सा ही तो बोल दिया उसने। कौन से पहाड़ तोड़ दिया तुम्हारे ऊपर। और बकाया जो नॉर्मल कैलकुलेशन तुम करते थे वैसे ही करनी है, ठीक है। चलो लेकिन सर एक और क्वेश्चन करा दीजिए तो अच्छा रहेगा। करा देते हैं भाई, चलो कर लो। सॉरी, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन अल्फा बराबर 0.25, देन फाइंड आई। 2PHCOOH PHCOOH का होल ट्वाइस। तो ये गिवन कर दिया है और पूछा क्या, आई पूछ लिया है। अरे भाई ये तो बड़ा सिंपल है, अल्फा की वैल्यू दे दी है, आई पूछ लिया है, तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं ना। तो सॉल्यूशन क्या है, टू बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। अगर पता ये रिएक्शन भी ना दी होती तो भी तुमको रिएक्शन आनी चाहिए थी। अगर बाई चांस इतना ही क्वेश्चन दे दिया है, मतलब बोल दिया है बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, तो इसका मतलब ही एसोसिएशन वाला केस है, ठीक है। तो ये रिएक्शन तुमसे खुद भी लिखवा सकता था, PHCOOH गिव्स PHCOOH का होल ट्वाइस। ये तुमसे भी लिखवा सकता था, दे भी सकता था, लिखवा भी सकता था, मतलब कुछ भी कर सकता था। तो इनिशियली 1 था, इधर 0, 1 माइनस अल्फा करो तो इधर से कितना बनेगा, अल्फा/2 बनेगा, अल्फा/2 बनेगा। अब आई निकाल लो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 अपॉन इनिशियल कितना था 1, तो इधर से निकल के आया 1 माइनस अल्फा/2। 1 माइनस अल्फा/2 निकल के आया है, अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 माइनस 0.25 गिवन है अपॉन 2, तो 1 माइनस 0.2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 1 में से 0.125 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 885। 875 में 175 जोड़ो, एक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 875 मतलब 0.875। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा आई ही निकल आया, आंसर निकल आया। आई तो कैलकुलेट कर रहे थे अभी हम, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि बीच में कहीं और भाग जा रहे, नहीं भाई, एकदम सही मामला चल रहा है, ठीक है। लेक्चर मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज ये चैप्टर खत्म करके, मतलब अंदर से खुशी आ रही है, पता नहीं क्यों। इसलिए खुशी आ रही है क्योंकि एक तो इस बार कैमरे ने हैरान नहीं किया, परेशान नहीं किया, और ये चैप्टर मैंने बड़े ही स्मूथली तरीके से निकाल दिया है, तुमको पता भी नहीं चला है कि इसमें बेसिकली ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी किसी को इस चैप्टर में, सब एकदम स्मूथली चला होगा। जो मैं लेके चला हूँ ठीक ठाक लेके चला हूँ, मतलब लेक्चर्स को, उनकी पेस भी मैंने ज़्यादा स्पीड नहीं की थी। हाँ,
केमिकल काइनेटिक्स में मैं थोड़ा कहीं कहीं स्पीड भाग जाता था, लेकिन इस चैप्टर में मैंने सब कुछ नहीं किया। मतलब हाँ, थोड़ी इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ी कम हो गए हैं मुझसे, मैं खुद एक्सेप्ट कर रही है बात। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करवाए हैं, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि बेसिकली मैं भी जल्दी कोर्स ख़त्म करना चाहता हूँ। थोड़ी यार तुम भी अपने साइड से प्रैक्टिस डालो यार, क्योंकि अब मैं खुद अपना एमएससी का पढ़ने लगा हूँ, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं मतलब और कहीं से खोजूँ खाजूँ। लेकिन हाँ, तुमको जितना दूंगा, तुमको मेरे नोट्स के पढ़ लेना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, उतना देता रहूँगा मैं तुमको। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तुम खुद से करते रहना, बस इतना ही कर लेना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली एक नोट लिखो। नोट लिखते हैं। नोट क्या है? नोट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किस पर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, इतनी बात तो सबको पता है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एक तो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और एक है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसमें एक और ऐड कर लेना, टी बॉइलिंग ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये सब है ना, ये सब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। और दो चीज है, जैसे एक है, ये तो पहला नोट हो गया। दूसरा नोट क्या है? एक है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और T सोल्यूशन, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। देखो अभी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे तुमको समझाने के लिए इधर देखो, P0 माइनस PS अपॉन P0, और ये क्या है? X सोल्यूट है। देखो अब एक बात बताना, अगर मैंने वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बढ़ाया तो ये नेगेटिव साइन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा? कम। तो ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया हो, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जैसे अभी डेल्टा TF, डेल्टा TB, ये सब किसके प्रोपोर्शनल? मोलैलिटी और पाई कंसंट्रेशन के। और इनमें सबको I से मल्टीप्लाई कर दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी I से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन ये सब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ही डिपेंड हो रही है। देखो मोलैलिटी और इधर कंसंट्रेशन। और अगर डेल्टा TF की बात करूं तो इधर TF सोल्यूशन क्यों है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेसिकली TF सॉल्वेंट माइनस T फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन क्या है? नेगेटिव में है। ये तो फिक्स वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो फिक्स है, लेकिन इधर नेगेटिव है। और ये क्या है? ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये नेगेटिव साइन की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। इतनी बात, बस एक बात याद रख लेना, इस स्लाइड में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये सभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड होती हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये नंबर ऑफ पार्टिकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इतनी बात याद रख लेना। हाँ, लेकिन डेल्टा TB की बात करूं, देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन तो इनवर्सली है, वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्यों है? फिर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो TB सोल्यूशन था ना, माइनस TB सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर कोई नेगेटिव साइन थोड़ी ना है, इधर तो ये नेगेटिव साइन था, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इधर ये नेगेटिव साइन था, इसलिए ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और बकाया सभी क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
ये बेसिकली कितने क्वेश्चन हैं? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है। और बस तुमको एक चीज ही फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल इनमें देख लेना, नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें ज़्यादा है उसका रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर हाईएस्ट पूछेगा, लोएस्ट पूछेगा। बस तुमको इन्हीं से करना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वन टैप फैक्टर तुमने निकालना सीख ही लिया है। चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ पल्ले पढ़ रहा है या कुछ भी नहीं। अब भाई कुछ बुझा रहा है, समझ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, तो अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट elevation in boiling point? A option 0.1 molar sugar, B option 0.1 molar glucose, C option 0.1 molar sucrose, D option all are same. Which of the following had highest elevation in boiling point? Elevation in boiling point पूछ रहा है, elevation highest elevation in boiling point। तो सबसे पहले elevation in boiling point, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और हाईएस्ट पूछा है तो शुगर क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका आई कितना होगा? 1। और ग्लूकोज क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, 1। सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका भी क्या? आई 1 है, तो आई 1 है। और कंसंट्रेशन भी तीनों की देखो सेम है, कंसंट्रेशन भी क्या है? सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, ऑल आर सेम। ठीक है, बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखना है सिंपली, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सब में एक एक है, कंसंट्रेशन सब में बराबर थी, इसलिए सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। at atmospheric pressure, which of the following solution will have highest freezing point? A 0.1 molar glucose, B 0.1 molar BaCl2, C 0.05 molar sucrose, D 0.10 molar NaCl। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोला है? हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता तो होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो इधर ग्लूकोज के लिए आई कितना है? ग्लूकोज के लिए आई 1 है, तो 0 पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन सबके लिए अलग है, तो कैलकुलेट कर देना। तो इधर से आया 0.1 और इसके लिए आई की कितनी वैल्यू आएगी? 2 और 1 3 आएगी।
अरे 3 ही तो आएगी, 2 और 1 3, तो 0.1 इंटू 3। तो इधर से आया 0.3। सुक्रोज के लिए वांट ऑफ फैक्टर कितना रहेगा, क्या करती है, इधर 0, ग्लूकोज का वांट ऑफ फैक्टर 1 था, इसका BaCl3 का वांट ऑफ फैक्टर 3 था, सुक्रोज का वांट ऑफ फैक्टर कितना रहेगा 1, तो इधर 0.05 आया, 0.05। और NaCl का 0.10 इंटू NaCl है, मतलब इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा 2, मतलब 0.2। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रीजिंग पॉइंट क्या हाईएस्ट पूछा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे कम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसी में सबसे कम है, देख लो इसी की वैल्यू सबसे कम आ रही है, और फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट पूछा है, मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। तो सब एकदम स्मूथली चल रहा है अभी तक। हाँ, लेकिन इस पर चाहे जितने क्वेश्चन बनाते जाओ, चलो और करवा दे रहा हूँ, मतलब कंसेप्ट है, एक बार कंसेप्ट लिखवा दिया, अब उस पर चाहे तुम 7 सवाल कर लो, चाहे 10 सवाल याद कर लो, चाहे मतलब कर लो, लेकिन अगर कंसेप्ट याद है तो चाहे एक ही कंसेप्ट पे है बनाते जा रहा मैं क्वेश्चन। चलो अगर तुमको और करना है एक ही कंसेप्ट पर तो कर लो। चलो करने में क्या जाता है, लोअरिंग इन वेपर pressure, lowering in vapor pressure is the highest for A 0.2 molar urea, B 0.1 molar glucose, D 0.1 molar MgSO4, D 0.1 molar BaCl2। आप क्या पूछा है, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके, डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर है। तो 0.2 इंटू 1 कितना हो गया 0.2। ग्लूकोज का वांट ऑफ फैक्टर 1 है, यूरिया का भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 0.1, इसका 2 होगा, 0.1 इंटू 2 मतलब 0.2, 0.1 इंटू इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा 3 होगा ना, 3, तो इसका आएगा 0.3। हमसे पूछा है वेपर लोअरिंग वेपर प्रेशर हाईएस्ट पूछा है, किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसी की वैल्यू ज़्यादा लग रही है मुझको, डी ऑप्शन की, इधर तो 0.2 है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, लास्ट थोड़ा सा चीज़ बचा है उसको और कवर करते हैं, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हेनरी कांस्टेंट को पढ़ने से पहले, हेनरी लॉ को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बेसिकली, सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला दो सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं डिसोल्यूशन। और सोल्यूशन को दोबारा सॉल्वेंट और सोल्यूट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन, क्या करना पड़ेगा क्रिस्टलाइजेशन। ये सब तो कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं हम, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं हम। और इस पर एक चीज़ और पता होनी चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन
पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जैसे H2O2, यूरिया ले सकता हूँ मैं। बताओ। बेंजीन, हाँ यूरिया भी होगा। बेंजीन, इनका डाइपोल मोमेंट क्या है? इसको डाइपोल मोमेंट जीरो होता है इनका। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या सॉल्वेंट बोल दो, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे नॉन पोलर क्या होगा? वाटर, ये क्या है? बेसिकली नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं है। वाटर ले लो, NH3 ले लो, और क्या ले लो? अल्कोहल ले लो, ROH। ये सभी क्या है? डाइपोल मोमेंट इनका जीरो नहीं है। इनका डाइपोल मोमेंट जीरो है, इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अगर एक क्वेश्चन कहूँ करने को, मिथाइल अल्कोहल डिसॉल्व इन, ये मिथाइल अल्कोहल किस में डिसॉल्व होगा? पहला ऑप्शन है बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है वाटर, तीसरा ऑप्शन है क्या है? टोल्यूइन, और फोर्थ नेप्थलीन। तो देखो बेसिकली मिथाइल अल्कोहल क्या है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर में घुलेगा ना, तो नॉन पोलर यही तो है, वाटर। तो आई थिंक समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अभी तक कुछ भी खास नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है। इतनी बात तो सबको पता है, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल सबको ही आता होगा। इतनी इनऑर्गेनिक मेरे हिसाब से सबको आती है, थोड़ी इनऑर्गेनिक थी इसमें, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब एक बात बताना, सपोज दैट सॉलिड प्लस लिक्विड लिखा है, लिक्विड, और इधर क्या है? ये सॉल्यूशन बन गया है, सॉल्यूशन। अगर मैं हीट दे रहा हूँ, हीट तो कैसी रिएक्शन होगी? इंडो। इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी क्या, हीट हेल्प करती है। इंडो में हमेशा टेम्परेचर हेल्प ही करता है इंडो की। और अगर मैंने सॉलिड प्लस लिक्विड को मिलाया और ये सोल्यूशन बना दिया, लेकिन हीट निकल रही है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बताओ सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, जब इंडो में बढ़ रही है, अगर एंडोथर्मिक है ना और तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबल होगा। अगर एक्सोथर्मिक है और तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। नोट कर लो पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। और एक फैक्टर आता है प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड मिला रहे हैं हम, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता है, सॉलिड का नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉलिड के पास सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, सॉलिड का प्रेशर नहीं होता। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता है, सॉलिड का प्रेशर नहीं होता है, सॉलिड का प्रेशर नहीं होता। इतनी बात हर किसी के दिमाग में घुस जानी चाहिए। ठीक है, इंडो में टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं हेनरीज लॉ, उसका बेस है ये, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये क्या है, हेनरीज लॉ है। एक्चुअली ये क्या है, अगर हम गैस को लिक्विड में मिला रहे हैं तो ये क्या है, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। बस इतनी सी बात है, हेनरी लॉ बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। देखो ये कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, एक लिक्विड है और गैस है। अगर हम इसमें पार्शियल प्रेशर, अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या नहीं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। और सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर तुमने इधर अन्नू मलिक को बुला के इधर आग लगा दी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा और वो इवापोरेट होकर सॉल्युबल ना होके मतलब अनसॉल्युबल होके बाहर निकलेंगे। पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नहीं होगी। और हेनरी लॉस फेल, ये पॉइंट लिख देना, इस पर क्वेश्चन आता है, हेनरी लॉ नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। हेनरी लॉ नॉट एप्लीकेबल, अगर जैसे लिक्विड और गैस है वो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, जैसे वाटर प्लस अमोनिया NH4OH बना दिया, तो ये हेनरी लॉ इधर एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे वाटर प्लस SO3 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, तो भी इधर क्या है, हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा। अब हेनरी लॉ की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, हेनरी लॉ क्या बोलता है, स्टेटमेंट पढ़ लेना। देखो तुमने ये हेनरी लॉ के काफ़ी एग्जाम्पल तुमने खुद लाइव एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे एक पॉन्ड है, पॉन्ड में क्या होता है, जब गर्मियों के टाइम पे फिश ऊपर आ जाती है। फिश कहाँ आ जाती है, ऊपर। क्या फिश बनाई है, हट फिश बनाओ, फिश बन गई नहीं यार, पहले फिश ही बना लो। हाँ अब पॉन्ड बना दो। जैसे सर्दियों में फिश क्या होती है, अंदर रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मियों के टाइम आता है तो सरफेस पर, तालाब के सरफेस पर रहती हैं ज़्यादातर मछलियाँ। ऐसा क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर जैसे बढ़ जाता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गैस में मतलब लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम हो गई, अब मछलियाँ क्या करेंगी, सांस लेने के लिए ऊपर सरफेस पर आएंगी। और ऐसे तुमने गोताखोर का भी एग्जाम्पल पढ़ा होगा, मतलब स्क्रू ड्राइवर, और या फिर हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं जो लोग, उनको ब्रीथिंग लेने में प्रेशर कम हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी। ये सब एग्जाम्पल क्या है, हेनरी लॉ पर बेस है। और तुम्हारे नोट्स में मतलब क्या NCERT में अच्छी तरह लाइंस लिखी हैं इस पर, तो एक बार जाके पढ़ लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चीज़ें खुद से करोगे तो और मज़ा आएगा। ठीक है, और चलो हेनरी लॉ लिखवाता हूँ। तो एग्जाम्पल्स
डे लाइफ से रिलेटेड पढ़ लेना हेनरीज लॉ पर, ठीक है। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या बोलता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of gas in solution is directly proportional to किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, ठीक है। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, पी गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आएगा तो इधर एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हेनरीज कांस्टेंट बोलेगा। क्या बोलेंगे? हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। और यूनिट ऑफ के एच, यूनिट ऑफ के एच किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यूनिट ऑफ के एच की बात करूं तो बेसिकली प्रेशर के बराबर होगा, प्रेशर के, क्योंकि ए टर्म तो यूनिट लेस होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, तो यूनिट ऑफ के एच प्रेशर की यूनिट होगी, जो है वही यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट होगी। अब देखो हेनरीज कांस्टेंट के टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हेनरीज के एच किस किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ गैस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, और किस पर? टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, टेम्परेचर और प्रेशर पर, और किस पर? इंटरमॉलिक्यूलर टेम्परेचर प्रेशर पर, हाँ इस सब पर डिपेंड करता है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के एच की वैल्यू भी, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, और सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम। सॉल्युबिलिटी बिलिटी क्या होती है? कम। आई थिंक ये वाला फॉर्मूला तुमको याद रखना चाहिए, और कुछ ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी। और बकाया मैं बोलूँगा तुम खुद से पढ़ना इसको, ये थ्योरेटिकल है हेनरीज कांस्टेंट, इसको जाके खुद से ट्राई करना एक बार, मज़ा आएगा। जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन था मैंने खूब अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। ये थ्योरेटिकल है तो इसको मैं जहाँ जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हेनरीज लॉ सब पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी को और अच्छे से पढ़ना, और अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ना है, तो भाई मेरा यूट्यूब पर एक और लेक्चर पड़ा हुआ है, उधर जाके देख लो, ठीक है। कहाँ? इसी चैनल पर सॉल्यूशन चैप्टर 1 साल पहले पढ़ाया, उधर जाके हेनरीज लॉ पढ़ लेना, उधर भयंकर डिटेल है। इसको मैंने सॉर्ट आउट इसलिए कर दिया है कि अब उतने ज़्यादा पूछा नहीं जाता, जितना ज़्यादा पूछा नहीं जाता तो फिर मैंने क्वेश्चन कम कर दिए, पढ़ाना टाइम कम कर दिया, अपना अपना अंदाज। मुझे लगता है कि नहीं आएगा इससे क्वेश्चन कम पढ़ाया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।